नमस्कार सभी को। हर फ्राइडे की तरह हम मिल रहे हैं वेबिनार में। हर हफ्ता हम एक समय लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करते हैं, और अगले सप्ताह हम लेते हैं इंडिया में पब्लिक पॉलिसी हो, आम जनता से जुड़े हुए नीतियों के बारे में बात करना। और ये हम प्रक्रिया चलाए हुए हैं जून के महीने से। अलग अलग मुद्दे पर काफी चर्चा हुई है और मेरे ख्याल से हम देख रहे हैं कि क्वालिटी भी काफी अच्छा हमारा रहा है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अच्छे अच्छे स्पीकर हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। इस हफ्ते के हमारे वक्ता हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोचक हैं, संपादकीय में रुचि रखते हैं, टीवी पर, सोशल मीडिया में। और जैसे देखा गया कि भारत में अक्सर हम समझते हैं कि ऐसे मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दे हो या ज्यादातर आर्थिक मुद्दे हो, सामाजिक मुद्दे हो, अधिकतर चर्चा केवल अंग्रेजी में ही होती है। तो मैं नहीं कहता हूँ अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए, मगर हाँ, अगर भारतीय भाषा में भी होती है तो उसको भी उतना ही स्थान देना चाहिए। और हर्षवर्धन जी ऐसे हैं जो कि इस फील्ड में काफी काम कर चुके हैं और काफी नाम इनका है। काफी लोग उनको अच्छे से जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और पसंद करते हैं। तो इसलिए आज का जो मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत, उस पर बहुत ही बात हो चुकी है, बहुत दिनों से बात हो रही है। और कभी कभी लगता है कि कोई दो व्यक्ति बोल रहे हैं, वो एक ही विषय पर बोल रहे हैं कि अलग अलग विषय पर बोल रहे हैं। तो इसमें कुछ आवश्यकता थी क्लैरिटी लाने की, कि हमारे लोग जो सुने, कुछ इसके बाद में उनको लगे कि हाँ, अब थोड़े से मुझे मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो समझ है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, तो क्लैरिटी हमारी थिंकिंग में आ गई है। तो इसी के लिए आज हम उनको आमंत्रित किए हैं। तो मैं और समय नहीं लूंगा, बट हाँ, सबको याद दिला दूंगा कि हर फ्राइडे हम 4 बजे, कोशिश रहती है 4 बजे, कभी कभी वक्ता चाहते हैं दूसरा समय, हम एडजस्ट कर देते हैं। आइडिया है कि हो, लोग आए, लोग सुने, लोग सवाल पूछे, वो मकसद से हम कराते हैं। तो अधिकतर जो है 4 बजे होता है। तो इस दिशा में आज हमारी एक और कड़ी बनवा गए हैं, और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से अनुरोध करता हूँ कि अब आप फ्लोर, मंच आपका है। हम लोग अब चुपचाप आपको सुनेंगे, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, कोई वो नहीं, अंकुश नहीं है। 30 मिनट तक बोलिए, अच्छा से बोलिए, ऐसा बोलिए कि लोग को लगे प्रतिक्रिया हो, लोग पूछे सवाल, तब मजा आता है सेशन का सुनने। त्रिपाठी जी, मंच आपका है। बहुत आभार शक्ति सिन्हा जी, और आप सभी लोगों को नमस्कार। एक तो ये कि संयोगवश हम लोग जिस शोध संस्थान के मंच पर बात कर रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। और अटल बिहारी वाजपेयी मतलब उनके व्यक्तित्व के जाने कितने आयाम, लेकिन एक बात के लिए हम लोग हमेशा उनको ध्यान में रखते हैं कि विश्व मंच पर हिंदी को स्थापित करने वाले एक भारतीय नेता के तौर पर भी उनकी चर्चा हम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जिन्होंने बहुत से काम बिना किसी शोर शराबे के कर लिए। यानी जिस काम को करने के लिए शायद किसी प्रधानमंत्री या किसी नेता या किसी भी व्यक्ति को बहुत मशक्कत करनी पड़ती, उन्होंने हंसते हंसते बहुत से काम कर लिए। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर बने इस संस्थान में मुझे आज ये बात रखने का अवसर मिल रहा है, तो ये मेरा सौभाग्य है। शक्ति सिन्हा जी जैसे विद्वान व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, तो इसलिए ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और विषय जो मेरा है वो है आत्मनिर्भर भारत। जब हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं तो कई बार ये हमें भारत की राजनीति में अलग अलग समय पर चले हुए चुनावी नारों जैसा दिखता है। कई बार लगता है कि भारत में जो नेता हुए, जो प्रधानमंत्री हुए, जो सरकारें हुई, उनको एक कोई जिसको कहते हैं कि थीम लेकर चलना है, कोई एक विषय है जिसके इर्द गिर्द सरकार काम करती है। तो ऐसा ही कुछ है आत्मनिर्भर भारत, जिसको हम सेल्फ रिलायंट इंडिया कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आत्मनिर्भर भारत का विषय इतना भर नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत का विषय भारत की आज की हर जरूरत के लिहाज से, यानी वर्तमान में भारत की जो भी आवश्यकता है, वर्तमान में भारत कैसे खड़ा हो सकता है विश्व के अग्रिम देशों की कतार में, उस पंक्ति में,
उसका अगर कोई हम कहें कि किसके इर्द गिर्द घूमेंगे तो वो है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत को समझना हो तो मैं इसको एक बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। एक अपने गांव को याद कीजिए, आप में से जिन लोगों का भी जो ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं, और उसके बाद फिर आप नौकरी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, या किसी भी सिलसिले में जो अपने जीवन यापन के लिए निकले और किसी एक अच्छी से अच्छी सोसाइटी में आप रहते हैं, यानी एक गांव से निकले आप इस व्यवस्था को खोजते हुए कि हमारा जीवन स्तर बेहतर होगा, हम ज्यादा सुखी होंगे, लेकिन दरअसल आप उसी व्यवस्था को पाने की लड़ाई लड़ते हुए अपने आगे बढ़ते हैं। आपके गांव में, आपके इर्द गिर्द, आपके दिन की हर जरूरत का सामान आपके आसपास हो, बड़ी जरूरतों के सामान के लिए आसानी से वहां तक पहुंच हो, उसी व्यवस्था में आप आधुनिक सोसाइटी में पहुंचते हैं जिसमें एक गेट बंद हो जाता है, एक सोसाइटी में शॉप्स होती हैं, उस शॉप में हर तरह की चीजें होती हैं, आपकी रोज की जरूरत की चीजें होती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आज के भारत के लिहाज से ये संदर्भ कहां से महत्वपूर्ण है। ये संदर्भ महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतवर्ष की आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये है, और वो हमने इस चाइनीज वायरस के समय में ज्यादा अच्छे से समझा, कि हमारी जो सप्लाई चेन है, यानी दुनिया भर से हमें जो चाहिए उसके लिए हम क्या मोहताज हो जा रहे हैं क्या। तो हमें ध्यान में आया कि अगर हम आत्मनिर्भर जितना ज्यादा होते जाते उतना हम इस मुश्किल से आसानी से निपट लेते। तो ये आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार का ये कोई स्लोगन नहीं है, ये पूरी दुनिया को आज समझ में आ रहा है, और इसीलिए जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है उसको अलग अलग जगहों पर ले जाने की बात हो रही है। जब हम कहते हैं कि सप्लाई चेन और सेल्फ रिलायंट इंडिया या सोसाइटी, तो इसकी जरूरत आज क्यों पड़ गई। हम 140 करोड़ के आसपास की आबादी वाले देश हैं, हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, लेकिन हमारी अपनी जो आर्थिक हिस्सेदारी है, हमारी जरूरतों का सामान, यानी हमारे यहां मजाक में कहा जाता है कि हमारे भगवान भी चीन से आते हैं, यानी सिर्फ दशहरे की लड़ियों की, दिवाली की लड़ियों की बात नहीं है, हम कहते हैं कि हमारे भगवान भी चीन से आते हैं। यानी आपके घर में जो वो छोटा सा गणेश जी का शो पीस रखा हुआ है, लक्ष्मी देवी रखी हुई है, मां सरस्वती का चित्र रखा हुआ है, वो सब कहां से आता है, वो कहीं चीन के किसी बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बन रहा है। तो क्या आपको ये चिंता नहीं आती, क्या आपके मन में नहीं आता कि इतना तो आत्मनिर्भर होना चाहिए कि हमारे भगवान तो हम खुद बना सकें, हमारे भगवानों के चित्र तो हमारे यहां बन सके। ये आत्मनिर्भर भारत अगर आपको कहीं हिट करता है, कहीं किसी कोने में जाकर लगता है, तब आपको समझ में आएगा कि ये स्लोगन बन रही है, ये हमारी अपनी जरूरत है। और इसको अलग अलग समय पर मेक इन इंडिया, सिंबल इन इंडिया, स्वदेशी, इस अलग अलग तरह से कहा गया। महात्मा गांधी स्वराज के तौर पर कहते थे, ग्राम स्वराज के तौर पर कहते थे। तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि हमें लौट के सबको गांव में चले जाना है। इसका मतलब ये है कि गांव में जो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल डिपेंडेंसी, यानी परस्पर निर्भरता के साथ हम सब आत्मनिर्भर थे, अपनी रोज की जरूरतों के सामान के लिए थे, और जहां उसी लिहाज से जितनी बड़ी जरूरत है तो आसपास में वैसे क्लस्टर तैयार होते थे। हमें सबको पता था कि इस जगह पर हम जाएंगे तो हमारा ये सामान मिलेगा। तो ये कोई आत्मनिर्भर भारत नया विचार नहीं है, लेकिन हमें इसे आधुनिक संदर्भों में देखने की जरूरत है। और जब हम आधुनिक संदर्भ में बात करते हैं तो हमें याद आ जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक बनना है। और अगर इस अर्थव्यवस्था की इस तेजी की हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें आत्मनिर्भर भारत कैसे उपयोग में लाना होगा, या आत्मनिर्भर भारत हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मददगार होगा। और इसको समझने के लिए हमारी जो जीडीपी है, क्योंकि हम चाइनीज वायरस के संक्रमण से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया उससे परेशान है, और इस वजह से हमारा भी जो पिछला वित्तीय वर्ष बीता उसमें बहुत खराब स्थितियां रही। -7.3 की जीडीपी ग्रोथ रह गई, यानी जो हम 8.5 तक गए थे, हम एक दशक बाद फिर से वहीं आ गए और -7.3 की जीडीपी ग्रोथ हो गई। लेकिन ऐसी चीजें जब होती है ना, तो कई बार कहा जाता है कि संकट में कई तरह की, जो हिंदी में एक
कहा जाता है, स्कूलों में जरूर लिखा होता है, विद्यालयों में, कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और इस जो चाइनीज वायरस के कहर ने, इस मुश्किल ने भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया, इसके छोटे छोटे कई उदाहरण हैं। एक दिन हमारे एक मित्र हैं एनएसआईसी में, वो जनरल मैनेजर के पद पर हैं, और उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश के अलग अलग इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, उनको एक काम दिया। उनको कहा कि आपको और कुछ नहीं करना है, अब चूंकि चाइनीज वायरस के समय आप बहुत कुछ कर नहीं सकते, आपका आना जाना नहीं हो सकता, तो आप एक काम कीजिए, अपने क्षेत्र के 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में आप कपड़े के मास्क बनाइए और उस मास्क को वहां तक पहुंचाने का काम कीजिए। अभी बड़ा छोटा सा काम था, ये दुनिया के किसी और देश में शायद इस तरह से नहीं देखा गया, बहुत छोटा सा काम था, लेकिन इस छोटे से काम ने एक इस तरह की जरूरत को पूरा किया कि भारतवर्ष में कभी भी इसकी जरूरत की कमी नहीं लगी, यानी कोई आवश्यकता हो और उसको कमी नहीं हो। अब एक बात आप सब लोग जानते होंगे कि भारत में वेंटिलेटर नहीं बनता था, मतलब ना के बराबर था, जो अगर हम कहें कि इस चाइनीज वायरस के पहले, और हमारा पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन यानी सप्लाई चेन जहां से आती थी, वो प्रोडक्शन कहां था, वो चाइना था। अब जब चाइना के पास वो सारी की सारी सप्लाई चेन, दुनिया की सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, यानी उसमें रुकावट आ गई, और उसके साथ एक और मुश्किल खड़ी हो गई। इसी के बीच में हमारे और चीन के संबंध अब तक के सबसे खराब स्थिति तक पहुंचे। उस समय भारत की सरकार ने तय किया, और देश की कार कंपनियों से लेकर छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक, और ये वडोदरा का विश्वविद्यालय है, हमारे एक मित्र हैं अहमदाबाद से, उन्होंने कहा कि सर हम लोगों ने 5 लाख में, कितना, सिर्फ 5 लाख में वेंटिलेटर तैयार किया, और हम छोटे छोटे नर्सिंग होम और अस्पतालों को हम ये सप्लाई कर देते हैं। ये जो एक नए किस्म का, जिसको मैंने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वो भारत ने तैयार किया। और जो वेंटिलेटर चीन से हम मंगाते थे 2 लाख रुपए का, हमारे भारत में उसकी औसत कीमत घट गई। हम बहुत सस्ते में वही वेंटिलेटर बनाने लगे, और हमारी जरूरत पर हमें दूसरे की तरफ देखना नहीं था। यानी हमने 2 काम किया, एक अपने देश के उद्योगों को तैयार किया, उस उद्योग से जुड़े हुए जो छोटे, जिसको कहते हैं ना कि किसी भी काम को करेंगे तो उसमें कई चीजें लगती है। एक वेंटिलेटर तैयार होगा तो उसमें छोटी छोटी कई यूनिट्स होंगी, जिसको लगाकर एक वेंटिलेटर तैयार होता है। यानी वो पूरी की पूरी एक, जिसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं, वो हम तैयार करते हैं, और साथ में स्थानीय लोगों को रोजगार देते हैं। यानी उन लोगों को रोजगार जो अगर कहीं और जाकर रोजगार करते तो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती, जो कहीं और जाते तो उनके जेब में जो रकम आती शायद उसका उतना लाभ उनको नहीं हो सकता था। और ये काम हमने सिर्फ वेंटिलेटर के मामले में नहीं किया, हमने ये काम वेंटिलेटर के मामले में किया, हमने ये काम पीपीई किट के मामले में किया, हमने ये काम वैक्सीन के मामले में किया। और दुनिया इस आत्मनिर्भर भारत के उदाहरण को देख रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बड़ी सफलता हासिल कर ली तो सिर्फ कहा कि अच्छा ठीक है चलो कारें बनाओ। हम वो हर काम करना चाहते हैं जो भारत के लोगों की जरूरत के लिए। और मैं बार बार कहूंगा कि देखिए, चाहे वो गांधी जी का ग्राम स्वराज हो या दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन, जब हम कहते हैं कि एक सबसे छोटी यूनिट के आधार पर काम करना है, तो हम कहते हैं कि उसको इस लायक भी बनाना है कि उसको किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़े। और इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि आप उस जरूरत की हर जरूरत को अपने पास तैयार कर सकें। दूसरा, समय के साथ आप बदलें, यानी तकनीक, यानी जो कुछ भी इस क्षेत्र में है उसको कैसे आप आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो गांव से मैं शुरू करता हूं और उद्योगों तक आता हूं। तो गांव की जब हम बात करते हैं तो अगर आप गांव को लेकर, किसान को लेकर, उसकी उपज, इस बात को ठीक से समझिए कि अगर उसकी उपज बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अगर उसकी उपज को बाजार तक जाने की स्थिति नहीं है, यानी उसके गांव से एक पक्की सड़क नहीं है, उसकी उपज के समय उसको बिजली नहीं मिल रही है, तो यानी अगर उसके खेत में जब पानी चाहिए, बारिश नहीं हुई तो उसको पानी नहीं मिला।
अगर उसको जिस मंडी तक पहुंचना है वहां पर पहुंचने के लिए उसके पास साधन संसाधन नहीं है, तो आप यकीन मानिए कि आत्मनिर्भर भारत जैसे ही हम कहते हैं तो वो कड़ी वहां टूटती हुई दिखती है। और इसी कड़ी को दुरुस्त करने के लिए जरूरत है कि आप गांवों की सड़क दुरुस्त करें, जो इस देश में हुआ। इस देश में, और मैं जब ये मुझे शक्ति सिन्हा जी की मेल आई तो मुझे लगा कि इससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता, जिस व्यक्ति ने इस देश में कई बड़े ऐसे काम किए। यानी आपको एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ले आना है तो हर बार हरित क्रांति नहीं करनी। देश बहुत आगे चला गया है, हम रिकॉर्ड फूड ग्रेन्स करते हैं, हमारा प्रोडक्शन रिकॉर्ड है। अब क्या करना है? अब जरूरत है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हो, यानी हर कोई दाल चावल ही तो नहीं खाएगा ना, उसके साथ की जो जरूरी चीजें हैं वो हम कैसे तैयार करें और उनके लिए उनको इंसेंटिवाइज करें। वो इंसेंटिवाइजेशन यानी वो प्रोत्साहन जो आपको इंडस्ट्री को करना है, वो एग्रीकल्चर को करना है, वो सभी क्षेत्रों को करना है, और वो भारत में बड़ी तेजी से होता हुआ दिखा। और मैं बार बार कहता हूं कि कृषि के साथ औद्योगिक विकास ये एक आवश्यक शर्त है। आज ही एक खबर है कि मनरेगा पर बोझ बढ़ा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है उसमें एम्प्लॉयमेंट 38% से 39.4% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडस्ट्री की जरूरतें हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जरूरतें हैं, जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं रुक गई। अब उसके रुकने की वजह से कृषि क्षेत्र पर जो पहले से ही ज्यादा बोझ था वो और ज्यादा हो गया। जब हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं तो ये नहीं कि सब गांव में जाके बस जाएंगे और सब खेती करने लगेंगे। उतने लोग उतना काम करेंगे जिसकी वजह से उनके जीवन स्तर में बेहतरी आए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई 1.5 एकड़ 2 एकड़ के खेत में कोई परिवार आश्रित है और उस परिवार में 10 लोग हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को बाहर निकलकर कारोबार करना है, कुछ लोगों को बाहर निकलकर सर्विस सेक्टर में काम करना है, कुछ लोगों को दूसरी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना है। तब तो वो परिवार खुशहाल होगा। और इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो वो किसी दूसरे राज्य से, किसी दूसरे गांव से, किसी दूसरी जगह से जो सफल खेती के प्रयोग हैं उनको वो लागू करेगा। इसी तरह से जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो दुनिया की जो आधुनिकतम तकनीक है उसका उपयोग हमें भारतवर्ष में करना होगा। और इसके लिए सबसे पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दुरुस्त होना चाहिए। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की बात करते हैं तो आज तो नितिन गडकरी जी सामने आ जाते हैं, उनका चेहरा सामने आ जाता है। लेकिन इस देश में ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के बाद कोई भी भारत को जोड़ने वाली सड़क की परियोजना नहीं बन पाई थी। कोई भी एक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ जिसने कहा हो कि इस देश के लोगों को दूसरे हिस्से में जाना है तो उनको किसी तरह की मुश्किल नहीं आनी चाहिए। और वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी बुनियाद है। वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिसके देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों को, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आपस में जोड़ा। और सिर्फ जोड़ा भर नहीं, जब आप एक बार सड़क के जरिए, जिसको कहते हैं कि यात्रा करते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, तो आप अपने साथ साथ आर्थिक गतिविधियों की भी यात्रा शुरू करते हैं। और वो यात्रा जो शुरू होती है वो उस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए आत्मनिर्भर होने का एक वजह बन जाती है, एक जरिया बन जाती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये संस्थान संयोगवश गुजरात में है और 2007 के विधानसभा चुनाव में मैं सीएनबीसी आवाज में था उस वक्त, तो विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए गया। और मेरे लिए ये बड़ी सुखद आश्चर्य की बात थी कि उस वक्त भी जामनगर, राजकोट, भावनगर, सूरत, वडोदरा, सब जगह पर एयरपोर्ट थे, सभी जगह पर हवाई उड़ानें जुड़ी हुई थी, देश के शहरों से हम कहीं पहुंच सकते थे। अब इसकी दो चीजें हैं, एक तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, बुनियादी ढांचे को शुरुआती तैयार करने का काम सरकार का है, और दूसरा उसके साथ ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए, ऐसी नीतियां आनी चाहिए कि जो वहां के लोग हैं, वहां के उद्यमी हैं, वो कहें कि अब हम कारोबार करेंगे, और उन उद्यमियों के कारोबार से प्रभावित होकर दुनिया भर के लोग आए और कहें कि हम यहां निवेश करेंगे। और ये चक्र जब एक बार शुरू होता है तो आपकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आर्थिक गतिविधि है, उसके इर्द गिर्द चलने लगती है। और वो हमने सफल तौर पर गुजरात में देखा, लेकिन देश के दूसरे राज्य भी अभी उस तरफ जा रहे हैं। और अब मैं ये
थोड़ा खुशी के साथ बता सकता हूं कि मैं जिस उत्तर प्रदेश से हूं, मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज कुंभ के पहले जो प्रयागराज का हवाई अड्डा था वो एयरफोर्स का था। वहां का बमरौली एयरफोर्स स्टेशन है, वहां एयरफोर्स पे था। आप वहां उतरते तो लगता है कि 2019 के पहले तो लगता है जैसे किसी बस अड्डे पे आप उतरे हुए। लेकिन आज वो प्रयागराज का टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा उसको मिला। आज वहां से देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों के लिए सीधी उड़ान हो गई। और मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब उसी समय मैं लखनऊ से प्रयाग जा रहा था, मात्र 1600 रुपए में उड़ान योजना के जरिए मात्र 1600 रुपए में मैं प्रयागराज लखनऊ से उड़कर पहुंच गया। अब आप कहेंगे कि यह आत्मनिर्भर भारत को कैसे सपोर्ट करेगा। अब मैं आपको 2-3 छोटे उदाहरण और बताता हूं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया। उत्तर प्रदेश में माइक्रोसॉफ्ट, उत्तर प्रदेश में सैमसंग, उत्तर प्रदेश में दुनिया की ज्यादातर कंपनियां जमीन मांग रही हैं। यहां पर सबसे बड़े आईटी पार्क्स बनने जा रहे हैं और नोएडा से लेकर लखनऊ के बीच में लगभग 5 बड़ी ऐसी सिटीज बनने जा रही, 5 बड़े ऐसे इंडस्ट्रियल शहर बनने जा रहे हैं जहां लोग अपने कारोबार के लिए कतार में खड़े हैं। और ये सिर्फ इतना भर नहीं है। जब हम कहते हैं कि आधारभूत ढांचे के साथ साथ चीजें चलती हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में विकास पहुंचा ही नहीं। जब हम कहते हैं कि बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर, जब हम कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जब हम कहते हैं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, लखनऊ है, वाराणसी है, कुशीनगर है, और अब लगभग सभी जिले, छोटे बड़े जिले कमिश्नरी तक पहुंचाने की कोशिश है। जब हम ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत से कैसे जुड़ा, तो आपको एक उदाहरण देता हूं। एक गांव है अमरेली, गुजरात में। ये देश का सबसे अमीर गांव है। ये सबसे अमीर गांव क्यों है? सबसे अमीर गांव ये है क्योंकि गुजरात के लोग, वहां के लोग जो विदेशों में बसे, उन्होंने अपने गांव के साथ संबंध नहीं छोड़ा। और आज वहां एक हवाई पट्टी भी है, वहां एयरपोर्ट भी है, लोग आते जाते हैं और उस गांव में सब कुछ है। दरअसल जो वहां के लोग थे, उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत के साथ जुड़ाव रखा और उसके इर्द गिर्द छोटे मोटे निवेश भी किए। और उसी तरह का निवेश उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब होता हुआ दिखता है। और जब हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये उदाहरण मैं अभी क्यों बता रहा हूं, तो इससे जुड़ा हुआ एक मैं और उदाहरण बताता हूं। चूंकि सिर्फ 20-25 मिनट मैं बोलूंगा, कोशिश करूंगा कि उसमें खत्म कर लूं, तो मैं कुछ विषयों को छू दे रहा हूं। आप सवाल पूछेंगे तो मैं और बताऊंगा। जैसे मैंने मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेटर की बात की, वैसे ही आपको क्या पता है कि देश में हम अक्सर बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश में किसी सरकार ने हाल फिलहाल के पहले किसी ने कोई एनर्जी पॉलिसी के बारे में भी नहीं सोचा था? कभी ये सोचा ही नहीं कि हमें अपना इंपोर्ट बिल घटाने पर काम करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा चीनी मिले हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये दोनों हैं जहां हर बार बहुत गन्ने का उत्पादन होता है, चीनी मिलों में कतारें लगती हैं, किसानों का आंदोलन होता है। तो अभी चूंकि किसानों का आंदोलन भी हो रहा है, तो इसलिए मैं ये घटना का जिक्र जरूर करूंगा, ये संदर्भ जरूर बताऊंगा। जब देश में वायरस फैला, उस समय सैनिटाइजर की किल्लत हो गई, क्योंकि जो सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां थी वो देश के अस्पताल, नर्सिंग होम या फिर बहुत सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए ही सैनिटाइजर बनाती थी। अब अचानक इतनी मांग बढ़ गई तो मांग कैसे पूरी हो सकती थी? लेकिन उसका रास्ता निकला, और उसका रास्ता ये निकला कि जो ये चीनी मिलें हैं, शुगर मिल्स हैं, ये एथेनॉल से सैनिटाइजर बना सकती हैं। और देश भर में जो चीनी मिलें हैं, उन्होंने सैनिटाइजर की सप्लाई, उसका एक अनुमान के लिए सिर्फ आपको मैं बताऊं कि कोविड के टाइम पे 1000 गुना, 1000 टाइम्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, 1000 गुना सैनिटाइजर प्रोडक्शन जो बढ़ा, और उसके बावजूद देश में अगर कोई कमी नहीं हुई। ये आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा उदाहरण है। और ये सिर्फ इतना भर नहीं कि सैनिटाइजर हो गया, जैसे सालाना 10 लाख लीटर से 30 लाख लीटर प्रतिदिन। आप कल्पना कीजिए कि एक साल में 10 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाते थे हम, 30 लाख लीटर प्रतिदिन बनाने लगे। और उत्तर प्रदेश के
जो 62 उसमें से 23 चीनें मिले उसमें नई शामिल हुई। और एथेनॉल ब्लेंडिंग अगर प्रॉपर होती रही, जो भारत सरकार का लक्ष्य है, हालांकि अभी हम उससे दूर हैं, लेकिन अभी हम 2019-20 में 5% मिक्सिंग करते हैं, यानी जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल डीजल, उसमें 5% आप एथेनॉल मिलाते हैं। और ये लक्ष्य है कि उसको बढ़ाकर 2025 तक 20% कर दिया जाएगा। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो आप जिस ऑयल इंपोर्ट बिल की बात करते हैं, आप जिस पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करते हैं, यानी उसमें सीधे तौर पर 15% की कमी हो जाएगी। यानी जो आपको पेट्रोल डीजल की कीमत होगी वो 15% कम हो जाएगी। अब इससे बेहतर आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण क्या हो सकता है? लेकिन हमें रास्ता बहुत बड़ा तय करना है, हम अभी बहुत पीछे हैं। क्योंकि जब 80-90 के दशक में, और चूंकि हम तो 90 के दशक में ही हमने बाजार खोला और हम तब जाके उस ग्लोबलाइज्ड विलेज का हिस्सा हुए, उसके बाद फिर WTO की शर्तें, और चीन ने उन सब का लाभ उठाया। चीन ने उस सब को अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के तौर पर, सस्ते श्रम के तौर पर, सस्ता माल तैयार करने के तौर पर एक बड़ा ऐसा काम कर लिया जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की कंपनियों को लुभा रहा था, उनके प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा रहा था। और इसीलिए उन सबको ये समझ में नहीं आया कि एक जो डिक्टेटरशिप वाला देश है, वन पार्टी जो रूलिंग है वहां, वो कितनी मुश्किल खड़ी कर सकती है। और अब जब वायरस फैला पूरी दुनिया में, तब दुनिया को समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं, हमें तो सप्लाई चेन को अलग अलग देशों में रखना होगा। और अब भारत उस लिहाज से सबसे उपयोगी दुनिया को दिख रहा है, क्योंकि लोकतंत्र हमारा है। हमने कभी दुनिया में कभी भी किसी को अपनी तरफ दबाने की कोशिश नहीं की कि हमारी शर्तों पे आपको दबाना है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि रास्ता कितना बड़ा है, उसका एक और आंकड़ा मैं दे देता हूं, और हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या करना है अनुमान लगाइए। 2019-20 का एक जो आंकड़ा है, जो अभी 2019-20 की बात हम करें कि शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है, यानी दुनिया भर में जो एक दूसरे को सामान बेचते हैं, यानी निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात, तो जो निर्यात करते हैं यानी हम अपने यहां कुछ बनाएं और दूसरे को भेज दें, वो चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो, या दूसरी जो भी चीजें, भारत की हिस्सेदारी 1.6% है, मात्र 1.6%। और चाइना की हिस्सेदारी 15% है। अमेरिका चीन के बाद आता है 8.1%, और जर्मनी 7.8%। जापान जो एक समय में दुनिया में बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसका हिस्सा घटा और अभी सिर्फ 3.6% रह गया। ये हमें बताता है कि हमें अपनी जो स्थानीय जरूरतें हैं उसको पूरा करने के साथ आबादी के तौर पर, दुनिया के बड़े देश के तौर पर, और हमारी जो भूमिका होनी चाहिए उसके तौर पर, क्योंकि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हम 1.6% शेयर अगर ग्लोबल एक्सपोर्ट में रखते हैं तो इसका मतलब कि चीजें ठीक नहीं है। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया। अभी की खबर आपने सुनी होगी कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था वो एबॉलिश्ड हो गया, यानी पहले का कोई टैक्स बकाया हो वो किसी कंपनी के ऊपर नहीं लाद देंगे, कोई मर्जर एक्विजिशन हुआ उसके ऊपर आप नहीं लाद देंगे। इसके साथ ही हमने जो कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में भारत आज मोस्ट कॉम्पिटिटिव नेशन है। अब जब हम ये कहते हैं तो ये आत्मनिर्भर भारत, जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं तो कारोबार हम करेंगे तो सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि हम दूसरे का हिस्सा छीन रहे हैं, लेकिन जो दुनिया के बाजार में भारत की हिस्सेदारी है, और ये बात दुनिया समझ रही है। एक छोटा सा उदाहरण आप समझिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि कैसे दुनिया देखती है आधुनिक तकनीक के लिहाज से, सॉफ्टवेयर के लिहाज से, हार्डवेयर के लिहाज से, कंप्यूटर के लिहाज से, आज की तारीख में जिस तरह से दुनिया को लगता है कि ये एक देश है, चीन पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों ने दांव लगाया, अब उनके लिए वो मुसीबत बन गया है क्योंकि दूसरी जो चुनौतियां हैं वो ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रही हैं। यही वजह है कि चीन की जो हरकतें हैं उसका लाभ भारत को मिलता है। 2016-17 में जो हमारा FDI था कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में $3.6 बिलियन, 2021 में $26.1 बिलियन हो गया है। सरकार ने जो कॉन्टिन्यूटी है वो रुक न जाए, यानी बाधा न बने, इसके लिए
पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की। अब ये पीएलआई स्कीम क्या है? कई लोग कहते हैं कि विदेशी कंपनियां आएंगी, उनके लिए इंसेंटिव इतना दे रहे हैं, उससे क्या लाभ होगा? उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। मैं जिस नोएडा में बैठा हुआ हूं, भारत के एकमात्र शहर के तौर पर आप जानिए जहां सैमसंग ने अपनी OLED, वो जो आप मुड़ी हुई अच्छी सी सुंदर सी सैमसंग की मोबाइल स्क्रीन देखते हैं ना, वो OLED स्क्रीन बनाने का यहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया। अब इसके साथ एक खबर और जानिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग का प्लांट है जो OLED स्क्रीन बनाने जा रहा है। और एप्पल ने फॉक्सकॉन के जरिए, विस्ट्रॉन के जरिए जो बैंगलोर, चेन्नई, इन जगहों पर अपनी नई जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है, यानी आईपैड होगा, मोबाइल फोन होगा, एयरपॉड होगा, लैपटॉप्स होंगे, यानी जितनी भी उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब धीरे धीरे भारत ले आएंगे। अभी भारत में iPhone 5SE, iPhone XR और iPhone 11 बनना शुरू हुआ। अब iPhone 12 का भी प्रोडक्शन भारत में शुरू हुआ। यानी उस भारत में जहां एप्पल का आईफोन अमेरिकी कंपनी को दुनिया के सबसे ज्यादा लाभ के तौर पर देता था, अब उसका एक हिस्सा भारत भी आएगा। यानी हमारे उस आत्मनिर्भर भारत अभियान में ये भी काम करेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल बनाने के लिए कोई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो, ये एलईडी लाइट्स बनाने के लिए है, ये एसी बनाने के लिए है। ये जो एक छोटा सा उदाहरण, सबने कहा कि दवा कैसे बनेगी, ये मैं आपको ये जरूर बता दूं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम सब स्वस्थ रहें, समय पर हमको दवा मिलती रहे। आपको ध्यान में होगा कि जब ये कहा गया कि अमेरिका ने वैक्सीन के लिए जो एपीआई होते हैं, यानी जिससे दवा तैयार की जाती है, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, एपीआई, जब उसकी कमी होने लगी, यानी जो कच्चा माल, देशज भाषा में कहें कि दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसकी उपलब्धता में कमी होने लगी, तो एक बात ये कही गई कि आखिर कैसे हम इसको पूरा करेंगे। अब सवाल ये कि जब हम किसी चीज को शून्य, बहुत नीचे, या फिर माइनस, या फिर +1 +2 हो, और अचानक कहा जाए कि आप +12 हो जाइए, +20 हो जाइए, तो कैसे कर पाएंगे? लेकिन उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि आपकी जो होम ग्रोन कैपेसिटी है उसको आप कितना बढ़ा सकते हैं, वो लोकल लेवल पर आप बढ़ाते हैं। दूसरा, आपकी होम ग्रोन कैपेसिटी के साथ इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसे लेकर खड़े हैं, उनको मुनाफे वाले बाजारों में, मुनाफे वाले देशों में निवेश करना है, तो आप उनके लिए कुछ स्कीम्स लेकर आते हैं। और उसमें भी जब पीएलआई जैसी स्कीम हो और उसमें वो कहते हैं कि ठीक है, आपको 4 से 6% का इंसेंटिव हम देंगे जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते जाएंगे उसके साथ। लेकिन सिर्फ इतना भर नहीं है कि आपको आत्मनिर्भर भारत के लिए सिर्फ कच्चा माल चाहिए, उपज अच्छी चाहिए, बहुत सड़कें अच्छी चाहिए, एयरपोर्ट अच्छे चाहिए, बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। इसके साथ भी बहुत कुछ है, और वो बहुत कुछ आता है वो जहां हम आप जुड़े हुए हैं। ये है तकनीक। ये तकनीक जो हमको आपको जोड़ रही है, वो तकनीक जो हम कहते हैं कि अभी हमने शुरू नहीं किया लेकिन हम चौथे सबसे बड़े 5G मार्केट हो गए हैं, वो तकनीक जो कहती है कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, यानी आप क्या सोचते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, हम वो समझ लेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हों, उसके लिए जरूरी है कि भारत में दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, उसके लिए जरूरी है कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे लैब वो वेल इक्विप्ड हों। और ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बात की तरफ इशारा करती है। दुनिया के 100 जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अप्लाई कर रखा है भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए। और सरकार को ये बहुत अच्छे से पता है कि हम दुनिया भर में सबसे बेस्ट ब्रेन्स अगर कहीं हैं तो वो भारतीयों के हैं। और उसका बहुत साक्षात उदाहरण मिलता है जब हम कहते हैं कि स्टार्टअप्स की दुनिया का बादशाह कौन है। अब ये आप सब लोग इससे खुश हो सकते हैं ये आंकड़े जानकर। अभी स्टार्टअप्स के लिए फोर्ब्स एशिया की 100 टू वॉच लिस्ट निकली है, और उसमें सबसे आगे, सबसे नंबर 1 पर अगर कोई है तो वो भारतीय हैं। 22 ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो 100 की लिस्ट में आते हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि दुनिया की लिस्ट आती है, उसमें ना हमारी कंपनियां होती हैं, ना हमारे लोग होते हैं, ना हमारे आइडियाज होते हैं। ये नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की कहानी है, जहां 100 अगर
100 लोगों की लिस्ट निकलती है फोर्ब्स की, तो उसमें 22 इंडियन स्टार्टअप्स होते हैं, और वो कोई किसी एक क्षेत्र में नहीं है, वो बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, रिटेल, फूड हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, रिक्रूटमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, यानी कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां भारत के स्टार्टअप बहुत मजबूत नहीं हो। और यही वजह है 2021 में भारत में रिकॉर्ड मर्जर एंड एक्विजिशन डील देखी गई है। ये इंडियन स्टार्टअप का इकोसिस्टम है जिसमें हमने इस अगस्त महीना, अभी आधा नहीं बीता है, और हमने 4 नए यूनिकॉर्न देख लिए। भारत में 4 नए यूनिकॉर्न तैयार हो गए, और ये असर दिखता है कि दुनिया भर के लोग कहते हैं कि अब कहां निवेश करने जाना है, वो भारत में निवेश करने जाना है। और जब चीन अपने टेक कंपनियों को, अपनी जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं, उनके ऊपर जब लगाम लगा रहा है, क्योंकि वहां के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, उस समय दुनिया के निवेशकों को लगता है कि भारत की तरफ चलो, इसलिए जो एफपीआईज हैं वो सब के सब भारत में लाइन लगाए। इसीलिए अभी अभी सेंसेक्स जो 54,000 का रिकॉर्ड टच किया उसने, ये उसी वजह से है। और दुनिया को लगता है कि हाँ, हमें एक नया बाजार मिला है। और कमाल की बात यह है कि आज अगर हम नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स की बात करें तो लगभग हर तिमाही में औसत, ये जानने की जरूरत है, अगर मैं उसको उस समय से बताऊं जब इस देश में चाइनीज वायरस आया, तो ये Q4 20 से अगर मैं बताऊं अभी जून 2021 तक औसत 6 लाख अगर नए इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये स्थिति है। भारत में इस तेजी में निवेश आ रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि क्या ये सब कुछ हमें उस जगह ले जाकर खड़ा करता है जहां आत्मनिर्भर भारत का मतलब होगा कि दुनिया के लिए सब कुछ जो दुनिया के प्रोपोर्शन में, यानी अनुपात में अपनी हिस्सेदारी हासिल करने वाला, अपनी जरूरत का हर सामान भारत में पैदा करने वाला, और दुनिया के लिए एक विश्वसनीय बाजार के तौर पर तैयार देश, तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी बहुत मुश्किल रास्ता है, इसीलिए मैंने एक्सपोर्ट का शेयर बताया, इसीलिए मैंने एफडीआई का शेयर बताया, इसीलिए मैंने बताया कि चाइना से अभी हम कितना पीछे हैं। लेकिन चूंकि हमारी डेमोक्रेसी है, हम दुनिया में बहुत ज्यादा भरोसेमंद साथी के तौर पर जाने जाते हैं। इन सब वजहों से भारत आज वहां खड़ा है, और सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जो मंच है सिर्फ उस पर नहीं, हम मिलिट्री एसोसिएशंस में भी, हम क्वाड के तौर पर पहली बार हुआ है कि नाटो के बाहर कोई और मंच बना, यूनाइटेड नेशंस के बाहर, जो इतनी मजबूती से खड़ा है दुनिया में। और ये सब आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत मजबूत पहचान है। मुझे लगता है कि मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन हम उस रास्ते पर तेजी से बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शक्ति जी के एक कहें कि ध्यान दिलाने के बावजूद मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, हालांकि मैंने बात कट किया, लेकिन ठीक है, मैं अपनी बात अब यहीं खत्म करता हूं। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो वो बात हम कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद ऐश्वर्या जी। नहीं, बड़ा मजेदार था। जैसे मेरे मैसेज भेजा कलीग ने कि आज के स्पीकर बहुत जोरदार है ना। तो और आपने बात कही प्रयागराज की, मैं वहाँ अक्सर जाता आता रहता हूँ, और मैं आपसे एक बात पर सहमत नहीं। पहले वो एयरपोर्ट जब बाहर निकलते थे तो बस अड्डा नहीं दिखता था, कोई मुफस्सिल शहर का बस स्टैंड दिखता था, यानी सन्नाटा, सुनसान। जो टर्मिनल भी नहीं था, छोटा सा कमरा जैसा, 2 छोटे कमरे थे, है ना। शर्म आती थी इसको एयरपोर्ट कहते। और अब देखते देखते एकदम बदलाव आ गया, हर जगह, सब जगह देखिए काफी बदलाव आ रहा है। और हाँ, अटल जी के नाम पर ये संस्था है। अटल जी यूएन में हिंदी बोले, अन्य जगह भी। और ग्राम सड़क के लिए जो जब बनाया था, हाईवेज बनाया जाए, ये हाईवे जैसे है, मूल ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके आधार पर हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। मगर साथ साथ ये भी आया कि हाँ, वो तो ठीक है, हाईवे की बहुत आवश्यकता हमें है, आयात के लिए, निर्यात के लिए, रोजमर्रा के सामान के लिए, परंतु ग्राम सड़क से उस गांव का न केवल अर्थव्यवस्था बदलता है, और वहां के सामाजिक रिश्ते भी बदल जाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, छोटा किसान जो निर्भर है उसी गांव के बड़े किसान पर, या जो धंधा करता है, आटा चक्की सब, उसको बेचता था। अब सड़क पर आ गई, छोटी बस चलने लगे, छोटा टेम्पो चलने लगा। वो आदमी अपना छोटा सा सामान जो बेचना है, अपने गांव के बेचने के बजाय
5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर चला जा सकता है जहाँ पे उसके थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिले। वैसे ही मजदूर भी, दिहाड़ी को भी फर्क यही पड़ा जो दिहाड़ी देता है कि अब वो अपने गांव में सीमित नहीं रही, वो आसपास जा सकती है। तो उनके जीवन में जो बदलाव आया है, साथ साथ सड़क बन गया, स्कूल बिल्डिंग बन गई, तो टीचर भी चले आते हैं। पहले टीचर कम आते थे, अटेंडेंस किसी और से लगवा दी, अब टीचर आने लगे। तो सड़क से, इंफ्रास्ट्रक्चर से किस तरीके से समाज बदलता है हर एक लेवल, ये जानने की बहुत जरूरत है। और हाँ, आत्मनिर्भर का मतलब नहीं है कि हम दुनिया से अपने आप को अलग कर लेंगे, एक अलगाव आ जाएगा, नहीं। टेक्नोलॉजी लाना है, जरूर लाएंगे, निवेश चाहिए तब निवेश लाएंगे, निर्यात और आयात साथ साथ चलता है। बट अगर हम ऐसे निर्भर हो जाए कि हमारे देश को, हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारी रक्षा को खतरा हो जाए। आपने एपीआई की जिक्र की, अभी भी रियलिटी यही है कि भारतीय कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ड्रग्स बनाती हैं, दवाइयां बनाती हैं, वो निर्भर है चाइना पर एपीआई, और चाइना कई बाधा लगा रहा है। शायद इस झटके से हम अच्छा काम करना शुरू कर दें, जैसे हमने वेंटिलेटर में किया है, अच्छी बात है। उस इसीलिए आत्मनिर्भर का मतलब है वो आत्मविश्वास हो जाए कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हम सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे बेहतर बनती है। वो इरादा है कि हम किसी पर खतरे में ना फंसे, दलदल में ना फंसे, क्योंकि हम छोटे छोटे काम खुद नहीं कर पा रहे। इसका मतलब नहीं कि हर काम हम खुद कर पाएंगे, और जहां संभव हो, जो फील्ड में हमारे कंपैरेटिव एडवांटेज है, वहां तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और हाँ, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, जैसे आपने कहा 1.6 कुछ नहीं है, देखिए क्या होता है आगे चल के, आगे बढ़ना ही पड़ेगा हमें। और पहला सवाल जो संजय चौधरी जी का है कि फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में क्या इनोवेशन, आविष्कार, बदलाव की जरूरत है जिससे कृषि पर, कृषि उत्पादन पर उसका फर्क पड़े। कुछ तो आपने कह ही दिया है कि हर एक आदमी को स्पेशली धान और गेहूं आवश्यकता नहीं है, बहुत फूड प्रोसेसिंग का बहुत गुंजाइश है और उससे बदलाव आ सकता है। उसके बारे में अगर एक आध मिनट आपको थोड़ा सा विस्तार में बता दें तो संजय चौधरी जी खुश हो जाएंगे। जी, मुझे लगता है कि बड़ा सुंदर प्रश्न संजय जी ने किया है, और संयोगवश ये इसे कहेंगे कि एक संयोग ऐसा रहा कि जिसमें 5 वर्ष तक मैंने डीडी किसान के लिए एक ऐसा शो बनाया कि जिसमें सिर्फ किसानों की ही हम बात करते थे। तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मैं बता दूंगा, हालांकि उसके अलावा भी दूसरी वजहों से, मैं चूंकि सीएनबीसी आवाज में रहा और दूसरी वजहों से, तो थोड़ी जानकारी ये है। एक तो ये है कि जब हम कहते हैं कि क्या किसान को कोई ऐसा अलग से कोई इनोवेशन चाहिए, कोई टेक्निक चाहिए, तो भाई किसान को जरा अलग करके मत देखिए। इस देश ने बड़ा अन्याय किया है कि उद्योग को हम अलग तरह से देखेंगे, किसान को अलग तरह से देखेंगे, और उसमें दोष, सबसे ज्यादा अगर दोष किसी का है तो स्वयं किसानों का है, किसान नेताओं का है, जिन्होंने अपने उस मूल काम की तरफ कभी सोचा ही नहीं। आप सोचिए कि आप वही गेहूं चावल उगाते रहे, वही आप, अचानक किसी ने कहा कि अच्छा सरसों की इस बार कीमत बड़ी बढ़ गई है, तो सबने सरसों उगा दी, और ये हम लोगों ने अपने यहाँ देखा है। और तो और हमारे तो गांव के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ कि लोग वो तरबूज खरबूज कहते हैं, वैसे हमारे यहाँ अवधि में, देशज में कहते हैं हिरमाना हिरमंजी। तो हिरमाना यानी तरबूज जो है, उसकी खेती एक किसान थोड़ा सा अच्छा भाव पा गया, तो सबने कहा कि चलो ये करते हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया का कोई उद्योग इस तरह से काम करता है क्या, कि बिना सप्लाई डिमांड के जो आंकड़े हैं या उसकी जो एक संभावना है या आशंका है, उसको जाने बिना अपना उत्पादन करे। और अच्छी बात यह है कि इस देश में पिछले कुछ समय में इस पर बहुत काम हुआ है, निजी स्तर पर भी बहुत काम हुआ है, सरकारों ने भी बहुत काम किया है। और 2015 के बाद, आफ्टर 2015, जो सरकार का फोकस एफपीओ पर रहा, जो फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाद में कंपनी में बदल जाता है, जिसमें किसान ही शेयर धारक होते हैं, ये जो बदलाव हुआ है, यानी छोटे छोटे किसानों को पहले तो क्या है कि वो चीज मिलना जो बड़े किसानों को मिलता है, यानी आपको ट्रैक्टर मिल जाए, फिर आप कहेंगे कि चलो ये सब तो हम कर ही रहे थे। लेकिन अब उसके आगे की चीज है, हमने ऐसे किसानों को देखा जो व्हाट्सएप पर मौसम का हाल बताते हैं अपने आसपास के किसानों को। हम ऐसे किसानों को जानते हैं, ऐसे नए स्टार्टअप्स को जानते हैं जो बताते हैं कि आपके क्षेत्र में इस मंडी का भाव यहां ये है, इस जगह पर ये है, और रियल टाइम वो आपको प्राइसेस देते हैं।
जो इनोवेशन की बात है, तो आप कल्पना कीजिए कि आपके दिल्ली से बगल सटे हरियाणा में वो थाईलैंड का अमरूद बेचा जा रहा है और 200 रुपए का एक अमरूद है। ये कहानियां, चूंकि ये मेरे सामने की देखी हुई कहानियां हैं, और देश के लगभग हर हिस्से में, और इस मामले में चूंकि मध्य प्रदेश ने बहुत कमाल किया है, वहां कई ऐसे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंपनी में कन्वर्ट हुए, जिन्होंने जितनी एडवांस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, और यहाँ शक्ति सिन्हा जी जानते हैं, और चूंकि मेरा भी कुछ समय का वहां जुड़ाव रहा, तो मैं उसको बताऊं कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक और काम किया था। उन्होंने कहा कि किसान को बाजार तक पहुंचाओ। हालांकि मैं मानता हूं कि जो एनसीडीएक्स है वो अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पाया, वो उस तरह से किसानों के लाभ का बहुत नहीं बन पाया, लेकिन किसानों को ये सोचने के लिए तैयार करना, वो काम हुआ। और उसको हमने देखा कि कर्नाटक में कैसे, जिसको हम कहते हैं कि यूनिफाइड मार्केट प्रोसेस, यूएमपी के तौर पर, और बाद में आज हम कह रहे हैं कि ई नैम के जरिए, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के जरिए हम देश के किसानों को जोड़ें। जब हम ये सब कह रहे हैं, तो इसी के बीच में हमारे किसान दुनिया के, जिसको हम एग्जॉटिक फूड्स कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं, अलग अलग तरह के वो फल, वो चीजें जिनको हम कहते थे कि ये तो एक एलीट मार्केट है, लेकिन जब लोगों की जेब में पैसे बढ़े, जब लोगों को अपनी सेहत की चिंता बढ़ी, तो वो अब हर कुछ, अनाज से लेकर फल सब्जी तक, वो दुनिया का सबसे बेहतर चाहते हैं। और साथ में उसके क्या हुआ, उसके साथ ये कि आपको बाजार खोजने की क्षमता वाला जो किसान मिलेगा, वो सुखी किसान मिलेगा। जो सीधे जाकर मंडी में बेच देता है, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो छोटा किसान है तो वो सुखी नहीं हो सकता है। वो 1.5-2 एकड़ में मान लीजिए कितना भी गेहूं उगा लेगा, कितना भी एमएसपी पर 1950 रुपए क्विंटल में बेच देगा, वो कितना वो लाभ कर पाएगा। मुझे लगता है कि ये इनोवेशन जो आगे का चरण है, वो ये है कि जो मेगा फूड पार्क्स आ रहे हैं, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स के लिहाज से हम स्पेसिफाई करेंगे, जिस राज्य में जिस तरह के फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, यानी जहां पर जिस तरह का कच्चा माल तैयार हो रहा है, खेत में भी जो फल सब्जी है वो भी कच्चा माल ही हुआ। हमें एक भाषण याद आता है, हम प्रयागराज में थे, इलाहाबाद में, तब वो बालसन चौराहा हुआ करता था, आज भारद्वाज आश्रम, बड़ी बढ़िया महर्षि भारद्वाज की मूर्ति लग गई है कुंभ के समय। तो वहां आडवाणी जी एक भाषण कर रहे थे, तो मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये आलू और ये 8 रुपए का पैकेट है, तब वो 8 रुपए का पैकेट था। उन्होंने कहा देखिए इसमें कुछ होता है नहीं, 10-20 चिप्स पड़े होते हैं। अब सवाल ये है कि भारत के किसानों को चिप्स के लिए आलू तैयार करना, यानी उस क्वालिटी का, उस साइज का तैयार करके कंपनी के लिए देना, तो भारत का किसान इन चीजों पर बहुत काम कर रहा है और उसको सरकार की तरफ से मदद भी है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जितने भी किसान हैं उनको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपने लिए सिर्फ उगा रहे हैं, यानी खाना है, अपना परिवार ठीक रखना है, तब तो फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं कि हमें इसकी सही कीमत चाहिए, तो आपको उद्योगों की तरह सोचना पड़ेगा। आपको उतना उत्पादन करना है जिसका कहीं बाजार तैयार हो, या फिर आप नया बाजार तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर खेती किसानी के लिए बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो आंकड़ा अभी तुरंत मेरे ध्यान से निकल गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एग्री टेक कंपनीज हैं, ये एक नया कारोबार शुरू हुआ है भारत में और ये पिछले 5 वर्षों का है। एग्री टेक कंपनीज में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करना चाह रही हैं। और जो मैंने बताया ना कि इंडियन स्टार्टअप्स, उन स्टार्टअप में वो एग्री टेक कंपनियां हैं, एग्री सॉल्यूशन कंपनियां हैं, यहां तक कि एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। मैंने अभी बात की थी, एक ऐसे ही कुछ बच्चे हैं, वो आए और उनको लगा कि नहीं हमारे देश में कुछ होना चाहिए, वो सब अमेरिका से नौकरी वोकरी छोड़ के चले आए, चंडीगढ़ में उन्होंने अपना बेस बना लिया। अब वो क्या करते हैं कि ओपन बिडिंग कराते हैं, वेबसाइट पर, पोर्टल पर ओपन बिडिंग कराते हैं कि अच्छा भाई तुम्हारे यहाँ की अरहर अच्छी है, तुम इस रेट पर बेच दो, तुम्हारे यहाँ की अच्छी है, तुम इस रेट पर बेच दो। जिसको लगता है कि इस क्वालिटी की अरहर चाहिए तो उस दुकान से खरीद लेगा, नहीं तो उससे खरीद लेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ढेर सारे इनोवेशन हो रहे हैं। अब उन इनोवेशन के बीच में आपको कहां फिट रखना है, आपको कैसे अपनी जो भूमिका है वो तैयार करनी है, वो देखेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतरी होगी। सवाल, कई सवाल हैं तो आपको थोड़ा सा संक्षिप्त। नहीं, अब मैं छोटा ही रखूंगा, वो एग्रीकल्चर थोड़ा सा विषय ऐसा आ गया कि थोड़ा ज्यादा हो गया। जी अगस्त, आप अगस्त से आप खुद ही सवाल पूछ लीजिए अनम्यूट करके।
क्योंकि मैं आज गलत चश्मा पहना जी हूँ, मुझे जी लंबा बोलने में हाँ, नमस्कार हर्षवर्धन जी। मेरा सवाल है, एक पहले मैं आपने चाइनीज टेक्नोलॉजी की बात की। चाइना में बहुत सारी कंपनीज वहां पे जाती रही जो अब भारत की ओर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आत्मनिर्भरता नहीं, हम फिर भी डिपेंडेंट हो रहे हैं विदेश के ऊपर, दूसरों के ऊपर, कि वो अपनी कंपनी लेके लाए। चाइना ने एक और काम किया था और सन 80 के दशक से उसने काम शुरू किया। अपने यहाँ के लोगों को दूसरे देशों में भेजता था, वहां की कुशल चीजों की जानकारी हासिल करता था और अपने यहाँ आकर उनकी नकल उतारता था बिना कॉपीराइट की परवाह किए। तो निश्चित रूप से भारत इस तरह से आत्मनिर्भरता की राह पर नहीं बढ़ेगा। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि एक ऐसी मूल्यपरक आत्मनिर्भरता जो न सिर्फ देश के लिए बल्कि वैश्विक पटल पर भारत को इतनी मजबूती से खड़ा करे कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग जो हम दशकों से कर रहे हैं, उस पर चीन को भी सोचने पर मजबूर हो जाना पड़े, किस प्रकार संभव होगा? अगस्त्य जी, हर्षवर्धन जी आपके जवाब के पहले, अगस्त्य जी सवाल बहुत अच्छा है जी, मगर ये ऐसा दार्शनिक सवाल है ना, इस पर जवाब अगर मैं होता तो मुझे तो लगता है कम से कम आधा घंटा पर जवाब आपने सवाल अच्छा पूछा है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, सवाल बहुत ही अच्छा है। नहीं, अगस्त जी ने निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हालांकि उन्होंने पहले हिस्से का जवाब तो खुद दे दिया कि हम वो नहीं करेंगे, हम वो चोर देश नहीं है, हम कॉपीराइट फ्री वाले में नहीं जाएंगे। और इसमें अगस्त जी एक और जरूरी बात जानने की है, और मैं बार बार ये कहता हूं, मैंने 2007 में एक आर्टिकल लिखा था कि चाइना का SEZ मॉडल भारत के किसी काम का नहीं, और मैंने उसमें बहुत विस्तार से बताया था, और वो अपने यहाँ फ्लॉप भी हुआ। अगर आपको ध्यान में हो तो यूपीए के समय में खूब SEZ को लेकर ऐलान हुए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब ने खूब कोशिश की गई थी, ऐसा नहीं सरकार ने कोशिश नहीं की, बहुत ईमानदार कोशिशें हुई। लेकिन चूंकि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए एपेटाइट भी तो चाहिए ना, आप दुनिया के लिए बाजार तैयार करना है तो पहली बात तो उस तरह का मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट हमें अभी नहीं मिलने वाला है। दूसरा, हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं, अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग से बड़ा टेक्नोलॉजी का सेक्टर होता जा रहा है, और वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें हम चीन के मुकाबले खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैंने नाम लिया, अलीबाबा है, टेंसेंट है, मितुआन है, दीदी है, ये सब कंपनियां, उनके सामने हमारी कंपनियां कहीं टिकती नहीं है। लेकिन हमारी कंपनियां भी अब दुनिया के बाजार में एक बड़े, जिसको कहते हैं ना कि एक मौके के तौर पर देखी जा रही। लेकिन इस सब से सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप का कोई लेना देना नहीं। दरअसल अमेरिका हो या उसके जो साथी देश हैं जिनको वीटो पावर हासिल है, हम सिर्फ चीन को बुरा भला कहते हैं क्योंकि चीन सचमुच बड़ा एग्रेसिव रहता है और हमसे सीमा सटी हुई है, तिब्बत का मसला है, हमारी जमीन पर कब्जा की हुई, तो हम बहुत भावनात्मक तौर पर उसके खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन सच ये है कि क्या अमेरिका भी अपना वीटो पावर डाइल्यूट करने के लिए भारत के साथ तैयार है? इसका जवाब है नहीं है। लेकिन हाँ, हम अगर दुनिया के दूसरे देशों को लेकर, और जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था, अगर उसको आप सुने तो वो बताता है कि भारत क्या रणनीति अपना रहा है। भारत दुनिया के देशों को बता रहा है कि अगर UNGA में उस प्रोपोर्शन में, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व अगर नहीं मिल रहा है, तो इस इंटरनेशनल फोरम की रेलिवेंस धीरे धीरे खत्म होगी। मुझे लगता है ये इस सवाल का जवाब है। बाकी शक्ति सिन्हा जी बैठे तो मैं इस विषय पर अब यहीं रुक जाऊंगा। एकदम सही आपने कहा। मेरा तो बड़ा सिंपल सॉल्यूशन था, इसका जवाब था कि दूसरे महायुद्ध के चलते सिक्योरिटी काउंसिल बनी है, ठीक है, वैसी परिस्थिति होने वाली है नहीं, और मेरे ख्याल से एकदम ऐसी बॉडी रिलेवेंट हो जाएगी, और हम ऐसी बॉडी के मेंबर क्यों बनना चाहें जो हमको बनाने को तैयार नहीं बैठा है। अपना एनर्जी को हम लगाएं देश बनाने में, तो लोग हमारे पास हैं कि आप आइए, आप मांगेगा आपको कोई देगा नहीं, आप हाँ बोल देगा आपको कोई देगा नहीं। अच्छा, दो बड़ी अच्छी टिप्पणियां हैं, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। मेरवाना जी का एक सवाल है, स्पेसिफिक सवाल, बट गौतम सेन जी बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं, बट गौतम सेन प्लीज बी वेरी ब्रीफ बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हेलो, पूछिए, क्वेश्चंस ऑलवेज वेरी गुड, पूछिए गौतम सेन। हाँ, वो था टॉक था, एक सवाल मेरे मन में है साहब, ये है, दिस इज द फार्म बिल्स के लिए जो एजिटेशन चल रहा है, फार्म बिल्स का क्या असर होगा ऑन दिस
अप्रोच फॉर आत्मनिर्भर भारत, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम सर, क्योंकि ये सवाल जब आता है तो मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूं, और वो जवाब ये है कि थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा जो मैं शब्दों का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, लेकिन ये बोलना जरूरी है। लोकतांत्रिक तौर पर लतियाए गए लोगों का ये आंदोलन है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं, इस पर मैं बहुत सीरियस हो जाता हूं इस सवाल पर। आप सोचिए कि एक भी किसान यूनियन नहीं हो जिसने एक कोई एग्रीकल्चर मॉडल डेवलप किया हो देश में। 500 से ज्यादा फार्म यूनियंस हैं, एक भी किसान नेता नहीं है जिसके पास अपना कोई एग्रीकल्चर मॉडल हो, और ये लोग इस तरह से अराजकता और गुंडागर्दी करते बैठे हुए। इन किसान नेताओं के जो सबसे बड़े नेता थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जब दिल्ली को उन्होंने घेरा था तो अपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की देशज भाषा में उन्होंने कहा था कि बाजार तो हमको दे दो, बाजार तो किसान के पास आ जाना चाहिए। ये जो लठैत बैठा रखे हैं, उनका लठैतों से आशय इसी व्यवस्था से था, इसी सिस्टम से था जो किसान को उसकी उपज की सही कीमत नहीं लेने देता है। और आज अगर आप बात कर रहे हैं कि ये कैसे इफेक्ट करेगा, तो उसके मेरे पास जाने कितने उदाहरण हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूं, 12 दुकानदार लासलगांव मंडी नासिक वो तय करते हैं कि देश में प्याज की कीमतें क्या होंगी। क्यों? क्योंकि वो होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तय कर लेते हैं कि प्याज बटेगा, उठेगा मंडी से या नहीं उठेगा। तो इसलिए जब बोली लगने जाती है तो उसमें भी उनकी हिस्सेदारी होती है। अब जो लोग कह रहे हैं कि जो कह दिया सरकार ने कि भंडारण की छूट दे दिया और क्या कर दिया, अब सोचिए कि एक 12 लोगों का समूह तय कर देगा देश भर की प्याज की कीमत, लेकिन देश के अलग अलग हिस्से में एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए अगर किसी को वेयर हाउस में लिमिट से छूट दे दी गई तो उस पर ये किसान बैठे हुए। ये चरित्र का दोहरापन हुआ या नहीं हुआ? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा किसान एमएसपी में खुश नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं बीडिंग मत करने दो। अगर कोई कंपनी आ रही कह रही कि हम बेहतर रेट पे आपसे ले लेंगे तो आप नहीं लेने दो। तो ये दोहरा चरित्र है या नहीं? तो ये आंदोलन पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि पॉलिटिक्स सही है, पूर्ण रूप से राजनीति है और गंदी राजनीति है। तो मेरा जवाब फिलहाल यही हो, क्योंकि ये विषय भी ऐसा है कि जिस पर बहुत देर बात हो सकती है, इसके बहुत से आयाम। एकदम सही आपने कहा। मेरे पास एक प्राइवेट सवाल भी इसी पर आया है कि किस तरीके से ये मैलन्यूट्रिशन गांव में खत्म की जाए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की इनकम बढ़ाई जाए। और इसमें एकदम वही तरीका है जो आपने बताया, जब तक उनको सही मूल्य नहीं मिल पाएगा, उनको फ्रीडम नहीं रहेगा कि जहाँ बेचे और वो बंधे रहे, इन्हीं के थ्रू बेचना, इन्हीं से जो भाव मिलेगा। मैंने बताया कि ग्राम सड़क से क्या हुआ, कम से कम बहुत ऐसे छोटे किसान थे, वो उनको पहली बार आजादी मिली, वो फंसे नहीं रहे। किसान क्रेडिट कार्ड और उसको मिला करके ग्राम सड़क लाकर फर्क पड़ा है। नीति जी ने अच्छा टिप्पणी दी है, अच्छी टिप्पणी दी है कि लाइसेंसिंग और रेड टेप को वही करना पड़ेगा जो आपने बात हो रही है, उसके रास्ते पर वॉक द टॉक करना पड़ेगा। बहुत खाली वॉक टॉक हो गया, और क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता है। आयुषी केटकर जी ने भी अच्छी लंबी टिप्पणी दी है कि हमें कई बहुत दूर है, हमारा मंजिल बहुत दूर है, अभी बहुत हमें सुधार लानी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, परसेप्शन में। नहीं तो नए देश, छोटे छोटे देश जैसे वियतनाम को आप देखिए, जिस तेजी से निवेश अब वियतनाम में जा रहा है, बांग्लादेश में जा रहा है, हमें देखना पड़ेगा। अब हम बात ही करते रह जाएंगे या हम सच में बदलाव लाएंगे, जिस बदलाव की बात हर्षवर्धन जी ने देर से किया है। और निर्वाणा जी का एक सवाल था, कुछ बड़ा स्पेसिफिक सवाल था, पता नहीं आप बता पाएंगे कि नहीं। प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन द स्कीम्स offered by other states to assist Atmanirbhar Bharat and cooperative federalism like SSIP in Gujarat. मुझे पता नहीं SSIP क्या है, शायद हाँ नहीं, मैं भी इसको चूंकि स्पेसिफिक जानता नहीं हूँ, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, बट मेरे ख्याल से मनवाना जी आपका पॉइंट अच्छा है। लेकिन इसमें बस मैं एक बात बताता हूँ जिसको तो मतलब ये मुझे जानकारी है तो इसलिए मैं जरूर बताऊंगा। ये पिछले कुछ समय में देश के लगभग हर राज्य में एक इन्वेस्टमेंट समिट होने लगी है, लगभग हर राज्य में। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में जब हुई थी
तो करीब 4.5 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट MOUs हैं वो अभी कितने जमीन पर उतरे होंगे ये देखना होगा, लेकिन वो हुआ। और जब ये हुआ तो उसी समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया और उसके जरिए, जिसको आप कहते हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करते हैं, जिसको आप कहते हैं कि 24 घंटे में आप अगर जमीन कोई तय कर ले रहे हैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया में तो कैसे मिले, तो वो काम सभी राज्यों में मुकाबले के तौर पर हो रहा है। ये जिसको कहते हैं ना कि हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। तो ये तो मैं जानता हूं, स्पेसिफिक चूंकि स्कीम का है तो वो मुझे ध्यान में नहीं, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा। वही बात मैं कह रहा था। चलिए, बहुत ही अच्छा रहा। जैसे मैंने कहा, हमारी ऑडियंस बहुत अच्छा सवाल पूछती है, स्पीकर को कुछ बोल के भागने नहीं देती है, उनको रगड़ कैसे करती है। और यही मकसद है, ऐसे चर्चा का यही विषय है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन मिले हमारे दिमाग में। और कई गलतफहमी जो घुस जाती है उसके बाद में से फार्म बिल के बारे में है, वही लोग जो इतना साल आजादी मांगते रहे, जब मिला तो बोलते नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग नहीं है, पब्लिक नहीं है, जो लोग अफेक्टेड पार्टी है, जिनका मोनोपोली था, अब मोनोपोली टूट रहा है तो नाराज होंगे। हर रिफॉर्म एफर्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, जो फायदे वाले हैं वो बहुत हैं, फैले हुए हैं, और उनको फायदा आज नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे फायदा मिलते रहेगा, मगर नुकसान वाले को नुकसान ज्यादा होगा और वो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, तो पॉलिटिकल फोर्स बन जाता है। ये समझने की, इसलिए हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। खाली इकोनॉमी से नहीं होगा समझना, हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी समझना पड़ेगा कि आर्थिक पॉलिसी के पीछे क्या राजनीति है, क्योंकि राजनीति सामाजिक राजनीतिक है, लोकतांत्रिक समाज है, ऐसे टेंशन तो आएंगे ही। और मेरे ख्याल से हर्षवर्धन जी ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ, अलग अलग क्षेत्रों के उदाहरण के साथ कैसा था, कैसे बदलाव आ रहा है। और खास तौर पर कि ये एक आत्मनिर्भर एक ऐसा नहीं है कि एक बार में हो जाता है, इट इज नॉट स्टैटिक, डायनेमिक प्रोसेस है, ये चलते रहता है निरंतर, क्योंकि परिस्थिति बदलती जाती है और उस हिसाब से हमें बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत ऐसी नीतियां जो आज के लिए बहुत अच्छी है, कल वो नहीं अच्छी रहेगी, हमें हटाना पड़ेगा। ये मेंटल एटीट्यूड की बहुत आवश्यकता हमें है। हमारा होता है कि एक चीज अच्छा रहा तो हर चाहते हर समय वो हमारे साथ रहे, वैसा संभव नहीं है। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से, जैसे मैंने कहा, हमारे मेरे कलीग ने कहा कि बड़ा जोरदार स्पीकर ये तो है, तो बहुत ही आपने जोरदार तरीके से सब बात को सामने रखी। और जैसे मैंने कहा, टिप्पणी आप देखिए, थॉट प्रोवोकिंग, लोग उसी आधार पर उसी रिएक्शन में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वही हमारा मकसद है फ्राइडे वेबिनार्स का। तो मैं आपको हर्षवर्धन जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम इसको यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, फेसबुक लाइव तो हो गया, यूट्यूब पर डालते रहते हैं, तो बाकी अन्य को अगर दिखाना चाहें उनको बता सकते हैं इसके बारे में। और फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे। हर्षवर्धन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जोर से ये बात हमारे सामने रखी है। और बाकी सबको भी मेरा नमस्कार, धन्यवाद।